नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए ममता कालिया जी की कहानी बसंत सिर्फ एक तारीख। ममता कालिया जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको एंड स्क्रीन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर के उनकी अन्य कहानियाँ और उपन्यास सुन सकते हैं। तो शुरू करते हैं। बसंत सिर्फ एक तारीख, लेखिका ममता कालिया। सच पूछो तो मैं महीनों बाद घर से निकली थी, यानी चौक से आगे। चौक तक के तो दिन में 10 चक्कर रोज ही लग जाते थे। बेसन से लेकर बॉर्नविटा तक की खरीदारी मेरे ही जिम्मे जो थी। यहाँ तक कि अब मैं आंख मूंद कर चलूँ तब भी बता सकती हूँ कि यह मलाई वाली का चबूतरा है, यह गुलाब का चाट ठेला है, यहाँ पर एक पागल आदमी बैठता है, और यहाँ होम्योपैथिक डॉक्टर की उजाड़ दुकान। यहाँ गरम इमरती हर वक्त छनती है और यहाँ भांग की गोली मिलती है। आगे पुराना बजाजा है, उसके आगे टोकरियाँ बिकती हैं। नीम के नीचे मिर्च मसाले और उसके आगे धागे मिलते हैं। ठहरिए ठहरिए, बीच में कील वाले की दुकान तो छूट ही गई। यहाँ चौक से संगम जाने के लिए रिक्शे सस्ते मिलते हैं और दातूने भी। यहाँ से एक तरफ सब्जी बाजार शुरू होता है तो दूसरी तरफ मिठाई बाजार। लेकिन ये ठीक से तैयार होकर तो मैं महीनों बाद निकली थी। मैंने सोचा था लोग मुझे देखकर सवालों का तांता लगा देंगे। कहाँ जा रही हैं वो, कैसे निकलना हुआ, खैरियत तो है, वगैरह वगैरह। लेकिन बिजली घर तक पहुँचते पहुँचते मैंने पाया लोगों को तो फुर्सत ही नहीं है। लोग तो बेतहाशा भागे जा रहे हैं, साइकिलों पर, स्कूटरों पर, रिक्शों में। वे ना तो आपस में बोल रहे हैं, ना इधर उधर देख रहे हैं, बस भागे जा रहे हैं। उनके ठीक सिर के ऊपर नीले आसमान में एक गुनगुना बादल ठुमक रहा है, लेकिन वे भागे जा रहे हैं। सड़क के उस पार एक बारजे पर एक बेहद प्यारी बच्ची लाल मफलर बांधे खड़ी हंस रही है, लेकिन लोग भाग रहे हैं। ये वसंत के दिन थे, ऋतुराज का महीना। जगह जगह गुलाबी नीले नीले फूल सिर उठाकर खिलखिला रहे थे। सड़क के किनारे की पटरियों की दरारों तक में घास फूट आई थी। लोग अभी भी भाग रहे हैं। मैं डर गई कि कहीं शहर तो नहीं खाली होने जा रहा है। क्या कोई महामारी फैलने वाली है या भूचाल आने वाला है, या मैंने घबराकर रिक्शे वाले से पूछा, भाई तुम्हें पता है ये इतने सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? जा रहे होंगे काम से। मुझे तसल्ली नहीं हुई। फुआरे के पास मैंने मूंगफली वाले से फुटकर लेते हुए पूछा, आज कोई खास बात है, इतने सारे लोग जा कहाँ रहे हैं? 10 बजा है, ऑफिस जा रही हो? उसने मेरी तरफ हैरानी से देखा। बेकार रहते रहते मुझे तो यह भी भूल चुकी थी कि 10 बजे का समय दफ्तर जाने का होता है। वर्षों से हमारे घर से कोई दफ्तर नहीं गया था। बेरोजगारी तो हमारा पुश्तैनी रोजगार था, फिर भी हमारा गुजर किसी तरह होता ही था। दरअसल हम लेखन को समर्पित दंपति थे। सारी दोपहर हम कलम घसीटते थे, शामें कॉफ़ी हाउस में बीतती थी, सुबह हम अखबारों के दफ्तरों में ताक झाँक करते पाए जाते थे। ये सब अपने आप में पूर्णकालिक काम थे, फिर भी समाज के मान्य अर्थों में हम बेरोजगार थे। हर महीना जब बीत जाता हमें हल्का अचंभा और गहरी खुशी होती कि हम भूख, महंगाई, बीमारी और दुर्घटनाओं को चकमा देते हुए एक और महीना जिंदा रह लिए। लेकिन आज चूंकि मौसम अच्छा था, जेब में रिक्शे के लिए पैसे थे, धोती में कल्फ था, चप्पल साबुत थी, इसलिए मैं अपने पुश्तैनी रोजगार को चुनौती देती हुई अपनी आकांक्षाओं का आकाश तलाशने निकल पड़ी थी। आज मैंने दुर्जन सिंह और जनानी काल सिंह को भी साथ नहीं लिया था, नहीं तो दुर्जन सिंह और जनानी काल सिंह भला मुझसे छूटते हैं? मेरी उंगली से बंधे, मेरी धोती से लिपटे परिवार नियोजन के ये नन्हे नन्हे प्रश्न चिन्ह हर घड़ी मेरे अगल बगल दिखाई देते हैं। लेकिन आज मैंने उन्हें चिज्जी का चस्का देकर कहा, बेटे आज अम्मा को जाने दो, हो सकता है जब अम्मा लौटे तो उसकी जेब रकम से भारी हो। दुर्जन सिंह और जनानी काल सिंह कुछ समझे नहीं। वे 10 पैसे लेकर लाई के लड्डू लेने दौड़ गए। मेरी संवेदना वसंत का आनंद ले रही थी। मेरी चेतना एक महत्वाकांक्षी योजना बना रही थी। मेरी पहचान की एक महिला अभी पिछले महीने गांधी कॉलेज की प्राचार्या बनकर शहर में आई थी। जिस दिन यह जानकारी मुझे मिली,
मेरी तो खुशी की कोई सीमा ही ना रही। मुझे अनायास याद आ गई गर्म कपड़ों के ट्रंक में सबसे नीचे गोल लपेट कर रखी गई अपनी डिग्रियां। इस बीच कितनी ही बार कपड़ों को धूप दिखाई गई, उनमें फिनाइल की गोलियां डाली गई थी, कपड़े धुलवाए गए थे, जमाए गए थे, उठाए गए थे, यहाँ तक कि ट्रंक पर रोगन भी करवाया गया था, लेकिन वे दो कागज मेरी जड़ता के टेलीस्कोप बने वैसे ही पड़े रहे। इनसे जब मेरी पहचान हुई, ये प्राचार्य नहीं थी, मेरी प्राध्यापिका थी। ये छायावादी किस्म के गीत लिखा करती थी जो हमें निराला, पंत और महादेवी वर्मा की कविताओं के साथ साथ अनिवार्य रूप से उनके कंठ से सुनने पड़ते थे। उनकी चापलूसी करने का अचूक तरीका यह था कि उनके गीत कंठस्थ कर लिए जाए। इसी चक्कर में मैंने उनके बहुत से गीत याद कर डाले थे। उनके आगमन ने मेरे अंदर महत्वाकांक्षाएं जगा दी थी। मैं बेरोजगार से बेरोजगार होना चाहती थी। मैं घर का कूटा छोड़कर आज़ाद होना चाहती थी। गांधी कॉलेज हूबहू वैसा कॉलेज था जैसा हर शहर के हर चौराहे पर होता है। केवल लड़कियों की यूनिफॉर्म भिन्न रंग की थी। यह केवल इसी प्रदेश का कमाल था कि स्कूल को भी कॉलेज कहा जाता था। उसी तरह की प्राचार्या बनी श्रीमती शांता सक्सेना इस वक्त उसी तरह की एक टीचर से शाब्दिक हिंसा कर रही थी जिस तरह युगों युगों से प्राचार्याएं टीचरों से करती आ रही हैं। गांधी कॉलेज में दीवारों के अलावा कुछ भी गांधीवादी नहीं था। मेरे बैठने का उनके तापमान पर कोई असर नहीं हुआ। टीचर को पूरी तरह रुआंसा बनाकर वह मेरी और एक निहायत रूखे अंदाज में मुखातिब हुई। मैंने जल्दी से कहा, मैं आपकी भूतपूर्व छात्रा चंदा चौधरी, कुछ याद आया? उनकी त्योरियां घटी लेकिन मिटी नहीं। कहाँ? अच्छा, बरेली में? नहीं, राय बरेली में, मैंने कहा और हंस पड़ी। किंतु वे नहीं हंसी और हंस भी नहीं पाई। वे शायद अब हंसती ही नहीं थी। ओह, वो तो बड़ी पुरानी बात हुई। कहो, क्या काम है? काम तो कुछ नहीं मिसेस सक्सेना, आपका लिखा एक गीत याद आ गया तो मिलने चली आई। स्मृति के गोदाम से मैंने बामुश्किल यह कबाड़ ढूंढकर निकाला था और सुना दिया। उन्होंने हैरानी से सुना जैसे यह किसी और की कविता हो और सिर हिलाया। अच्छी है, पर आज ऐसी चीज़ें कहाँ लिखी जाती हैं। अब तो गद्य, पद्य, नाटक, फिल्में सब में घूम फिरकर बस सेक्स वैक्स ही होता है। मैंने प्रतिवाद करने की बजाय विषय अंतर उचित समझा। मैंने बताया मैं उनकी कितनी प्रिय छात्रा थी। मुझे उनके कितने गीत अभी तक याद हैं और उनके मार्ग निर्देशन से मुझे काम करना कितना अच्छा लगेगा। खुश होकर वे अपनी मेज की दराज खोलने की कोशिश करने लगी। असफल होकर उन्होंने घंटी बजाई। एक मरियल सी दाई ने आकर फौरन दराज खोल दी। तभी लड़कियों का एक झुंड आया। उनमें से एक लड़की ने आगे बढ़कर कहा, गुरुजी, हम पानी पीने बाहर जा सकते हैं? कॉलेज के नल बंद हो गए। नल बंद हो गया है तो मैं क्या करूं? प्यासी बैठो। तुम लोगों को बाहर जाने का तो बहाना चाहिए। लड़कियां होठों पर जीभ फिराती वहां से हट गईं। मिसेस सक्सेना ने दांत पीसे। उफ, ये लड़कियां कॉलेज आती ही क्यों हैं? कभी इनकी किताब घर पर रह जाती है, कभी इनके पेट में दर्द उठ जाता है, कभी प्यास लग जाती है, कभी इनकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है। इसलिए तुमने देखा चंदा, मैंने बड़ा फाटक बंद कराया हुआ है, तब भी तो सुनती नहीं, फलांगने की कोशिश करती हैं। कितनी बार मैंने लड़कियों को खुद पकड़ा है अपने हाथ से। उन्होंने अपना गदगदा हाथ टेबल पर पूरा पसार दिया। गेट पर एक दाई हाथ में नीम की लचीली टहनी लिए बैठी हुई थी। आसपास मंडराती लड़कियों को वह ऐसे भगा रही थी जैसे कौवे भगा रही हूँ। मैंने देखा इस कमरे में जो भी आता उसकी शक्ल पर मुर्दानी सी छा जाती। अध्यापिकाएं पास रखी टेबल से चौड़े चौड़े उपस्थित रजिस्टर उठाकर कमरे से बाहर क्लासों में जा रही थी। उनके चेहरे पर मौसम का कोई रंग नहीं था। उनकी शक्लों पर बेहिसाब सुस्ती थी। चपल, चंचल, ताज़ा दिमाग बच्चों पर इनकी भंगिमा का क्या असर पड़ता होगा, यह तो पता लगाना मुश्किल न था। खिड़की के पीछे पीपल पागल सा पत्ते गिरा रहा था। अंदर गोबर रंग की कीमती साड़ी में श्रीमती शांता सक्सेना प्रशासन में मग्न थी। उन्हें इसकी कोई खबर नहीं थी कि पोनप्पा रोड आजकल कितनी खूबसूरत हो गई है। ड्रमंड रोड रात में रजनीगंधा और रात की रानी की मिली जुली गंध से मतवाली हो जाती है। यूनिवर्सिटी की लड़कियों ने स्वेटर उतार फेंके हैं और मेहंदी हसन आजकल हिंदुस्तान आया हुआ है। वह जोर से फ़ोन पर चिल्ला रही थी, हेलो हेलो, सीमेंट क्यों नहीं भेजा? क्या कहा? 29 तारीख? नहीं नहीं नहीं, बहुत लेट हो जाएगा। बसंत और वित्त वर्ष की टक्कर में बसंत हार गया था।
घंटी बजने पर एक बार फिर चहल पहल पैदा हुई। कुछ अध्यापिकाएं आईं, कुछ गईं। एक अध्यापिका टेबल के पास चुपचाप खड़ी हो गई। क्या है? श्रीमती शांता सक्सेना ने उसकी ओर देखा। दीदी, वह मेरी एप्लीकेशन आपने देखी होगी। हाँ, बताया तो तुम्हें। कल ही कहा था ना, तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती। टेम्परेरी प्राइमरी टीचर को हम कैजुअल के सिवा और कोई छुट्टी नहीं देते। आपकी बात सही है दीदी, लेकिन डॉक्टर ने हमें अब आने को मना किया है। अध्यापिका गर्भावस्था के अंतिम चरण में थी। तो मैं क्या करूं? पहले नहीं सोचा था? अध्यापिका इतनी पीली, दुर्बल, निरीह और कातर लग रही थी कि मुझे लगा कि घबराहट में उसका प्रसव यही वक्त से पहले ना हो जाए। श्रीमती शांता सक्सेना ने एक बहुत भारी भरकम रजिस्टर अपने सामने खोलकर रख दिया और हिसाब मिलाने लगी। तभी एक पृष्ठ पर वे चील की तरह झपटी। यह 2 रुपये 70 पैसे का हिसाब क्यों नहीं मिल रहा? फीस बाबू को बुलाओ। ए रमपतिया, फीस बाबू कहाँ हैं? अध्यापिका ने हताश स्वर में कहा। दीदी, फिर आप ही बताइए हम क्या करें? इस्तीफा दे दो, तुम्हारी भी मुश्किल दूर हो जाएगी, हमारी भी, ठीक है ना? भाई, हम तो साफ बात करते हैं, अब मार्च के महीने में लड़कियों की पढ़ाई कैसे हर्जा कराएं? यही तो कोर्स ख़त्म करने के दिन है, फिर इम्तिहान का काम सिर पर है। तुम्हारे बस का नहीं है पढ़ना पढ़ाना। इस वक्त क्या कोई क्लास नहीं है? दीदी, आपसे बात करना ज़रूरी था, इसलिए 5 मिनट रुक गए। बस यही तो है, काम आधा पौना करती है और छुट्टी मांगने में सबसे आगे। ऐसी हरकतों से परमानेंट भी कैसे होगी? आराम से घर बैठकर बच्चे पैदा करो। अरे, काम करने के लिए डेडिकेशन चाहिए, डेडिकेशन। आज की पीढ़ी में तो यह है ही नहीं। अध्यापिका मुंह लटकाए धीमे कदमों से सामने से हट गई। उसका चेहरा बेहद निराश और मृत लग रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसी व्यग्रता थी जैसी प्राण निकलने से पहले चिड़िया की आंखों में होती है। बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ गई थी। बीच में प्यास भी लगी थी, पर नल बंद होने की बात मुझे याद थी। मैंने उठने का उपक्रम किया। श्रीमती शांता सक्सेना ने कहा, अरे चंदा, तुम्हारी नौकरी का इंतजाम तो मैंने कर ही लिया। संपर्क बनाए रखना। ये श्रीमती जी ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते की मेहमान है। और भाई, तुम ठहरी पुरानी छात्रा, तुम्हारी मदद हम नहीं करेंगे तो क्या गैर करेंगे? मेरे पैरों में कपकपी उठी, जैसी स्कूल के दिनों में दौड़ने से पहले उठा करती थी। दिमाग में कोई दमामा बजा जा रहा था। शायद मैं उनके कमरे से शालीनतापूर्वक उठी थी, शायद मैं फाटक से बाहर आ गई थी, और शायद मैं लड़खड़ाई भी नहीं थी। तभी तो इस वक्त मैं रिक्शे में बैठी थी। अगल बगल के फुटपाथों पर नगर महापालिका द्वारा लगाए गए नीले पीले गुलाबी फूल उसी तरह इतरा रहे थे। मैं उधर नहीं देख रही थी। मेरे अंदर एक वसंत अभी अभी झुलस कर मर गया था।